बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज का लेक्चर नंबर है 26। 25 में हमने सीक्वेंसेस को पढ़ा था। अब हम जो है थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि सीक्वेंस या सीरीज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे करती हैं, यानी हम कहेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ द सीक्वेंसेस। और फिर हम कुछ सीरीज़ भी देखेंगे, जो वेल नोन सीरीज़ है उनको पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का इतना ही काम होगा, मुश्किल तरह काम नहीं है ये, चूँकि पहले से रिलेटेड होगा। कुछ जैसे फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज देखते थे, इसी तरह हम सीक्वेंसेस को भी देखेंगे, इंक्रीज कर रही हैं डिक्रीज कर रही हैं कैसे देखना है। तो एग्जैक्टली तो वही कंसेप्ट है, सिर्फ उसमें फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और जो सीक्वेंस होती हैं ये डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। मोनोटोन सीक्वेंसेस। मोनोटोन सीक्वेंसेस क्या होती हैं? ए सीक्वेंस an varies from 1 to plus infinity is called strictly increasing if a1 less than a2 less than a3 so on an less than so on. So this is called strictly increasing. And increasing if a1 less or equal to a2 less or equal to a3 less or equal to so on less or equal to an less or equal to so on. So this is only increasing. So and the strictly decreasing if a1 greater than a2 greater than a3 so on greater than an greater than so on. So this is strictly increasing. And the last is decreasing if a1 greater or equal to a2 greater or equal to a2 greater or equal to a3 greater or equal to so on greater or equal to an greater or equal to so on. So this is only decreasing, दिस नॉट स्ट्रिक्टली, क्योंकि इसमें इक्वलिटी भी आ रही है। तो हम ग्राफिकली देखेंगे, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं कि ये जो मोनोटोनिसिटी है ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट बताएंगे कैसे हो रही है। सो ए सीक्वेंस दैट इज इंक्रीजिंग or decreasing is said to be monotone and a sequence that is
either strictly increasing or strictly decreasing. Is said to be monotone. कोई सीक्वेंस वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड द मोनोटोन सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए सीक्वेंस को देखें जो लेफ्ट साइड के ऊपर फिगर है. अब लेफ्ट के ऊपर फिगर देखें. अब देखें ये जो सीक्वेंस है n/n+1, इसके लिए ग्राफ है डिस्क्रीट पॉइंट्स है. अब देखें यहाँ से आप जैसे n इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दूसरे ग्राफ में देखें जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. सो तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. लेकिन ये देखें ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से छोटी है और ये वैल्यू जो है इससे छोटी है, तो ये इक्वलिटी नहीं आ रही यहाँ पे, यानी ये कोई कंसेक्टिव जो है दोनों इक्वल नहीं आ रही. और इसमें देखें ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है और ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है, यानी ये वैल्यू अगली से बड़ी होगी, कहीं भी इक्वल नहीं आ रही. तो दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग and this is strictly decreasing. So these are the two example of strictly increasing and decreasing. So go to the next. अब इसमें देखें, अब ये देखें अगर दो वैल्यू आपको देख नज़र आ रही हैं. अब देखें आप ये जो सीक्वेंस है ये 1 1 2 2 3 3, यानी पहली जो फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 2 है. ये दो वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये इक्वल भी आ रही है. तो दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज ग्रेटर देन 2. तो अब देखें 1 के ऊपर n=1 के ऊपर y की वैल्यू 1 है और n2 के ऊपर y की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ इक्वलिटी भी आ रही है. लेकिन अब 3 के ऊपर देखें, 3 के ऊपर y की वैल्यू 2 बनती है, 4 के ऊपर y की वैल्यू 2 है. ये जो बता रही है ना n=2 2, तो कांस्टेंट वैल्यू है असल में, तो ये भी 2. तो ये इंक्रीज तो कर रही है लेकिन दो वैल्यू इक्वल भी आती हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे इसको, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इन दो पॉइंट्स के लिए तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके बाद ये इंक्रीज कर रही है, फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए इक्वल है लेकिन इसके लिए फिर इंक्रीज कर रही है. तो दिस इज हम कह सकते हैं दैट इज इंक्रीजिंग ओनली. दिस इज इंक्रीजिंग. अब इस लेफ्ट साइड पे जो फिगर है लेफ्ट के ऊपर देखें, ये भी आप सीक्वेंस है 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3. अब इस सीक्वेंस में देखें कि ये जो दो वैल्यू पहले दोनों इक्वल हैं, उसके बाद अगली जो वैल्यू है इनसे तो लेस है लेकिन अगली दोनों इक्वल हैं, फिर आगे दो इक्वल आती हैं लेकिन ये इक्वल दो तो होती हैं लेकिन इसके बाद कम होती जा रही हैं साथ साथ, तो ये डिक्रीज भी हो रही है. तो दिस इज ओनली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. और इसको देखें ये वाला, ये जो है ये जो सीक्वेंस है देखिए, पहले जो n=1 के लिए तो 1 हो गया और n=2 के लिए -0.5 और फिर n=3 के लिए ये वैल्यू बनती है और n4 के लिए ये बन रही है. तो ये तो ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, इसको कहेंगे. ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. सो दिस इज नीदर इंक्रीजिंग nor decreasing.
एंड नाउ वी टेस्ट फॉर द मोनोटोनिसिटी। हम देखें इनके हम सीक्वेंसेस को हम चेक करना है कि इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास ये टेबल है, हम इस टेबल की मदद से हम सीक्वेंस को देख सकते हैं। जो पहला कॉलम है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स, अगर दो सक्सेसिव टर्म्स an+1 माइनस an, ठीक है, तो दोनों का जो कंसेक्टिव टर्म्स होगी उनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। या फिर हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स an+1 ओवर an, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकंड में देखें, अगर दोनों का डिफरेंस कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस नेगेटिव हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और इसी तरह हम रेशियो भी ले सकते हैं, अगर दोनों की रेशियो लेस देन 1 होगी तो फिर भी रिजल्ट सेम होगा और वही होगा, ठीक है। और अगर an+1 माइनस an ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो अगर ये कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू 0, देन वी से इट इज़ इंक्रीजिंग। और दूसरा टेस्ट हम ले सकते हैं रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स an+1 और an ग्रेटर इक्वल टू 1, तो फिर भी इंक्रीजिंग। और लास्ट टेस्ट है, अगर दोनों का डिफरेंस कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लेस और इक्वल टू 0 हो तो डिक्रीजिंग। और या फिर अगर रेशियो लेंगे तो दोनों की रेशियो लेस और इक्वल टू 1 होगी तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये देखें, ये 4 टेस्ट हैं। आप इसमें से इंक्रीज डिक्रीजिंग के लिए आप या तो दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ले लें या उनकी रेशियो ले लें, तो दोनों सूरतों में आपके पास एक ही रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी। यूज ए डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, बी रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स टू शो दैट 1/2, 2/3, 3/4 सो ऑन n ओवर n+1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमने इसको शो करना है, ये आपकी जनरल टर्म है an होगी। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं जी कैसे होगी। ए पार्ट, लेट an इज इक्वल टू n ओवर n+1। आप इसको रिप्लेस कर दें, n को रिप्लेस करें n+1 से, रिप्लेसिंग n बाई n+1, ये an+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे an की जगह n+1 इज इक्वल टू, इसमें n की जगह रख दें n+1 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे n+1 और एक +1 एक और है, तो ये बन गया n+1 ओवर n+2 बन गया, ठीक है। अब दोनों का पहला मेथड क्या, डिफरेंस लेना है। अब दो कंसेक्टिव टर्म होगी, an+1 आ गई और an आ गई, सॉरी। तो an+1 माइनस an, ये इनका डिफरेंस ले लें। तो an+1 क्या है, n+1 ओवर n+2 माइनस n ओवर n+1। इनका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम n+2 n+1 एलसीएम आ जाएगा। तो ये n+1 का स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस n इंटू n+2। सो an+1 माइनस an इज इक्वल टू, जो n+1 का स्क्वायर ओपन कर दें तो n² प्लस 2n+1 माइनस n इंटू n+2 था, तो ये जाएगा n² माइनस 2n। सो डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+2। सो an+1 माइनस n² से कैंसिल, माइनस 2n+2n से कैंसिल, सो 1 ओवर n+1 इंटू n+2। अब ये देखिए 1 ओवर n+2, n जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 है, सो दिस विल बी इक्वल टू ग्रेटर दैन 0। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि n जो है स्टार्ट होता है 1 से, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू, कोई नेगेटिव नहीं है, दैट इज पॉजिटिव। सो an+1 माइनस an हमने शो कर दिया ग्रेटर दैन 0 है, तो ग्रेटर दैन 0 है, तो इस मीन दिस इम्प्लाइज, सो गिवन सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जी अब दूसरे मेथड से करते हैं।
आप दोनों की जो है रेशियो लेंगे। सो बी पार्ट में ए एन इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन। सिमिलरली आप रिप्लेस कर दें, ए एन प्लस वन क्या था, वही दोनों ले रहे एन प्लस वन ओवर एन प्लस टू। ये तो हमारे पास ऑलरेडी हमने ए पार्ट में किए हैं, वही लिख लेने हैं। अब दोनों की रेशियो लेनी है। रेशियो क्या है, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। तो ए एन प्लस वन क्या है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू होल डिवाइडेड बाई ए एन क्या था, एन ओवर एन प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं जी एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस टू। सो दिस इज ए एन प्लस वन ओवर ए एन। ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू, ऊपर का स्केयर ओपन कर दें, एन स्केयर प्लस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्केयर प्लस टू एन। अब आप देखें ऊपर और नीचे वाली टर्म कंपेयर करें तो देखें जो पहली वाली टर्म है एन स्केयर ऊपर है, न्यूचे भी एन स्केयर है, दोनों बराबर होंगी। ये ऊपर टू एन, नीचे भी टू एन है, ऊपर प्लस वन ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर तो ग्रेटर हुआ ना वन, और न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है ऊपर से, तो डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से। एन स्क्वायर प्लस टू एन क्या डिनोमिनेटर है, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन न्यूमिनेटर है। तो ये क्योंकि वो बड़ा है ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा है, और डिफरेंस कितने का, वन का आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन का। सो दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन वन सिंस एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन ग्रेटर देन एन स्क्वायर प्लस टू एन। आप एन स्क्वायर प्लस टू एन से दोनों साइड से डिवाइड कर दें। सो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर प्लस टू एन, तो दोनों साइड से डिवाइड करें तो इस साइड के ऊपर एन स्क्वायर प्लस टू एन को इसी से डिवाइड करेंगे तो ये वन आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, इसका मतलब है कि ए एन प्लस वन ओवर ए एन हो गया ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन मीन सीक्वेंस इज, this sequence is strictly increasing। जी अभी हमने जो है ना एक सीक्वेंस को बता दिया कि उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रेशियो टेस्ट से बताया। हम इस बात को, हम इसको एक और अल्टरनेटिव वे से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेरिवेटिव। So alternatively क्या प्रोसीजर है कि अल्टरनेटिवली हम इसको वी प्रोसीड एज फॉलोज। आप लेट करें जी इसको फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन, एन की जगह एक्स ले लें, कंटिन्यूस फंक्शन बता दें, ठीक है। सो दैट the nth term in the given sequence is en is equal to f of n। यहाँ पे x जगह n रखेंगे तो वो n टर्म दे देगा an जो हमारे पास है, x जगह n रखते हैं तो ये। अब इसका डेरिवेटिव लें, f प्राइम x क्या आ जाएगा, f प्राइम x होता है वन ओवर x प्लस वन होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, सिंपल डेरिवेटिव है, आपको पता है। सो वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर इक्वल टू वन, for x greater equal to 1 this will be equal to greater than or equal to, this will be positive for x greater or equal to 1 f prime x greater than 0
This implies f is increasing. हमने f इंक्रीज, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लग गया, f प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है कि 10, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 an इज इक्वल टू f ऑफ n इज लेस देन f of n plus 1, दिस इज इक्वल टू an plus 1। ठीक है, हम इसका मतलब कि an लेस देन है an plus 1 से, मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि an इज लेस देन an plus 1 लेस होगी, तो ये प्रूव क्या करता है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली सो an लेस देन। अच्छा देखिए 10 an इज इक्वल टू af of n लेस देन fn plus 1 an plus 1। अब हमें पता है चूँकि f इंक्रीजिंग है तो f ऑफ fn इज लेस देन fn प्लस 1। fn किसके इक्वल है, an के, fn प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, an प्लस 1 के। इसका मतलब है कि an लेस देन an प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम इस जो डेरिवेटिव टेस्ट को, हम जो डेरिवेटिव है इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंसेस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए। तो हम टेबल देखते हैं, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग रिजल्ट्स टू इन्वेस्टिगेट द मोनोटोनिसिटी ऑफ द सीक्वेंस। सो डेरिवेटिव टेस्ट है, डेरिवेटिव टेस्ट ऑलरेडी आपने जो है पढ़े हुए हैं, हम इसको रिवाइज कर देते हैं। सो एफ प्राइम डेरिवेटिव ऑफ द एफ फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, एफ प्राइम एक्स ग्रेटर 0 तो सीक्वेंस होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 सो दैट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ ऑफ प्राइम एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 so this will be only increasing, and if function the first derivative less or equal to 0 then this will be strictly this will be a decreasing. So these are the this is the first derivative test which we already have studied in the applications of derivative. So we can use this result for checking the increasing and decreasing of the sequences also. And now the properties that hold eventually. Next terminology or definition, properties that hold eventually। अब इसके देखें हम ये क्या होती है, ओल्ड एवेंचुअली क्या है। फॉर एग्जांपल हम देखें जी, फॉर एग्जांपल कंसिडर द सीक्वेंस, हम सीक्वेंस लेते हैं 9 -8 -17 12 1 2 3 4 so on। अब इस सीक्वेंस को देखें तो इस सीक्वेंस जो है पहली टर्म 9 है, सेकंड टर्म जो है -8, थर्ड टर्म -17, फोर्थ टर्म 12, यहाँ तक जो है ना सीक्वेंस का कोई पैटर्न नहीं बन रहा, यानी हमें नहीं पता कि इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे कोई ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। और उसके बाद फिफ्थ टर्म जो है वो 1 है, 6 2 3 4, आप 5 ऑनवर्ड टर्म देखें तो ये हमें नज़र आया कि ये 5 ऑनवर्ड के बाद जो सीक्वेंस है दैट इज इंक्रीजिंग। सो दैट्स प्रॉपर्टी इफ वी एलिमिनेट द फर्स्ट 5 टर्म्स, अगर हम फर्स्ट 5 टर्म को डिस्कार्ड कर दें, फर्स्ट 4 टर्म को डिस्कार्ड कर दें और बाकी को हम ले लें, तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी दैट होल्ड एवेंचुअली दिस कॉल्ड, तो बाकी जो सीक्वेंस होगी दैट इज इंक्रीजिंग है। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन जो है इसकी बताएंगे। इफ डिस्कॉर्डिंग many terms from the beginning
from the beginning of a sequence with a certain property then the original sequence is called to have property eventually. For example, show that the sequence ten raised to power n over n factorial n varies from 1 to plus infinity is eventually strictly decreasing. सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसका जी। आप देखिए ए एन हमारे पास जनरल टर्म में क्या ए एन से नोट करते हैं। ए एन क्या है 10 रेज़्ड पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब आप इसको जो है ना इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी ए एन प्लस 1 क्या लिखेंगे। ए एन प्लस 1 होगा 10 की पावर n ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। इनकी रेशियो ले लें an plus 1 over an, so we get 10 की power n plus 1 divided by n plus 1 factorial whole divided by an था 10 raised power n over n factorial। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं जी इज इक्वल टू हम इसको लिखते हैं 10 raised पावर n plus 1 over 10 पावर n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अब 10 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर n, तो 10 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। हम इसको 10 की पावर n इंटू 10 लिख देते हैं और इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम इसको ओपन करते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। आप देखें ये जो n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर n ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा 10 ओवर n प्लस 1। सो a n प्लस 1 और a n इज इक्वल टू 10 ओवर n प्लस 1। ये हमारे पास रेशियो आ गई 10 ओवर n प्लस 1। अब आप ये देखना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये इंक्रीज होगी। हमने इसको इंक्रीजिंग देखना है ना, ठीक है, कि डिक्रीज देखना है। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है जी, हमने डिक्रीजिंग देखना है कैसे, ठीक है। अब आप ये देखें n की कौन सी वैल्यू के लिए। अगर n 9 होगा तो ये नीचे 10 बन जाएगा, 10/1 होगा, इक्वल आगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर n प्लस 1 है, जब डिनोमिनेटर 10 से ग्रेटर बनेगा तो ये जो है ये लेस देन 1 होगी, ठीक है। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जब होगा 10 से ग्रेटर होगा तो जो रेशियो होगी वो क्या बनेगी, लेस देन 1 होगी। तो ये फिर लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग बनेगी, ठीक है। अब n की कौन सी वैल्यू के लिए लेस होगी,
n की कौन सी वैल्यू स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू 10 से, क्योंकि 10 रखेंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा, 10/11 < 1 होगा। लेकिन n = 9 रखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, इक्वल होगा। तो <1 कब होगा ये, जब n स्टार्ट होगा 10 से, फॉर n > 10 से। सो वी स्टार्ट ओके। सो अगर 10 > 10 से लेस होगा और 9, ठीक है, तो फॉर n > = 10, n = 10 रखेंगे तो ये 10/n + 1 क्या होगा, <1 हो जाएगा। सो वी राइट इन दिस वे, सो an + 1 और an is <1 for all n > 10। ठीक है, n की जो पहली 9 है, 1 से लेकर 9 के लिए हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसका नहीं पता। हम < 10 के लिए जो ये होगा रेशियो <1 होगी। जब <1 होती है तो दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो दिस इम्प्लाइज the sequence is eventually decreasing. So eventually decreasing, and now sums of infinite series। अब आप जब इसकी बात ख़त्म करते हैं, जब हम चेक कर लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसके बाद हम आते हैं इन्फिनिट सीरीज़ की। अभी हम तक सीक्वेंस की बात करते रहे हैं, अब हम चलते हैं सीरीज़ की बात करते हैं। सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंसेस को, जो सीक्वेंसेस की टर्म कामा के अंदर लिखते हैं और सीरीज़ में उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सीरीज़ में सीक्वेंस की टर्म को ऐड करते हैं तो वो सीरीज़ कहलाती है। अगर वही टर्म कामा के साथ लिखी जाए तो वो सीक्वेंस हो जाती है। तो अब सम्स ऑफ इन्फिनिट सीरीज़ sums of infinite series, an infinite series is an expression that can be written in the form summation k varies from 1 to infinity, uk is equal to u1 u2 so on, uk plus so on. This is the numbers u1 u2 u3 so on are called terms of the series। हमने सीरीज डिफाइन की, यू के इक्वल टू u1 + u2 uk, और u1 u2 ये कहलाती हैं टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर इनको u1 u2 को हम जो है सीक्वेंस में गए तो ये कामा की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, प्लस की बजाय कामा डालते जाएं तो सीक्वेंस बन जाती है। एंड इन्फिनिट सीरीज के बाद हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ partial sums। So consider an infinite series u1 u2 plus u3 u4 plus so on
UK प्लस 1, जैसे इन्फिनिट सीरीज हमने सपोज की। अब हम कहते हैं कि लेट इसका सम जो है वो हम डिनोट करते हैं कि S से डिनोट करते हैं। लेट S बी द सम ऑफ द सीरीज एंड SN बी द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ओके, लेट करते हैं जी, लेट SN डिनोट the sum of the initial terms of the series up to and including the term with index n। अब SN जो है वो सम होगा, वो टर्म सारी पहली जितनी होगी फर्स्ट एंड जो है, और उसमें nth टर्म भी शामिल होगी इसमें, वो उसको डिनोट किया SN से। अब हम देखते हैं जी, हम लेट करते हैं कि S1 जो है, लेट S1 जिससे फर्स्ट नंबर U1 था, तो हम इसको कहते हैं S रिप्रेजेंट सम को। ठीक है, लेट करें जी S1 इज इक्वल टू U1। एक सम जो है अकेली टर्म का ले लिए तो वो हमने कहा वो सम S1 है। S2 को डिफाइन करते हैं कि पहली दो टर्म का सम। S3 को डिफाइन करते हैं जी पहली तीन टर्म का सम। ठीक है, हमें तो पता है, हम इसका तो सम फाइंड कर सकते हैं, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म को ऐड करना आसान होता है, हम कर सकते हैं। इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि सो ऑन, कि हम कहते हैं SN जो होगा, SN क्या होगा, वो पहली U1 प्लस U2 U3 प्लस सो ऑन प्लस UN। ये अब इसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन K varies from 1 to n UK। ये पार्शियल सम जो SN है, दैट इज सम ऑफ द n टर्म्स। तो ये जो S1 S2 है ये सिंगल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, S1 S2 SN सिंगल नंबर हो जाएंगे। तो यानी को देखें S1 होगा, U1 एक नंबर है, S2 क्या होगा, U1 प्लस U2, दोनों को जमा करें तो एक ही नंबर आएगा। S3 होगा जो U1 प्लस U2 प्लस U3, इन तीनों को जमा करें तो एक ही नंबर आएगा। इस तरह जो SN होगा, हम n टर्म्स को जमा करेंगे तो वो एक ही नंबर बनेगा। तो SN एक सम बनाता है n टर्म्स का। द नंबर SN is called the nth partial sum of the series and the sequence Sn, n varies from 1 to plus infinity, is called the sequence of partial sums। हाँ जी, ये जो पार्शियल सम है S1 S2 S3 S1, हम इनको सीक्वेंस में लिख दें तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहलाएगा। क्योंकि ये सारे पार्शियल सम्स हैं तो इसको डिनोट करेंगे SN, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी से। तो ये तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की बात। अब सीक्वेंस की बात करेंगे तो SN की हम वही देखेंगे, फिर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जैसे सीक्वेंस की हमने पहले की है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखेंगे। सो इफ द सीक्वेंस SN converges
converges to a limit S, then the series is said to converge to S, and S is called sum of the series. We write S is equal to summation k varies from 1 to infinity uk. हम देखें हमने जो सीक्वेंस सीरीज डिफाइन की u1 प्लस u2 u3, वहाँ से फिर हमने जो पार्शियल सम लिए s1 ले लिया u1, s2 ले लिया u1 प्लस u2, s3 ले लिया u1 प्लस u2 प्लस u3, और फिर हमने ले लिया sn जो होगा वो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 1 प्लस un. हमने जो पार्शियल सम्स हैं इनकी सीक्वेंस लिख ली, ठीक है। अब ये कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करी है किसी पॉइंट s के ऊपर, ठीक है, तो जो इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर s है तो फिर हम कहेंगे जो सीरीज है ओरिजिनल सीरीज दैट इज कन्वर्जेड एंड दैट कन्वर्जेस टू s, तो ये s होगा उस सीरीज का सम होगा, ठीक है। s क्या होगा, सीरीज का सम होगा, और सम को हम लिखेंगे इस फॉर्म में s इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी uk. दिस वाज द सीरीज ऑफ द सम ऑफ द सीरीज, इन्फिनिट सीरीज का सम ये लिख दिया इसका. दिस सीक्वेंस of partial sums diverges, then the series is said to diverge. DIVRG diverge, स्पेलिंग करेक्ट कर लें. ए डाइवर्जेंट series has no sum. So example, determine whether the series 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 प्लस 1, ये है सीरीज. आज से देखते हैं कि सबको ऐड करने से जीरो लगता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ए करेक्ट वे, ठीक है. ये सीरीज को ऐड करना आसान है, लेकिन ये अल्टरनेट एक 1 आता है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह की टर्म्स आ रही हैं तो इस सीरीज़ में. अब आप इसमें इसको देखना है, हमने डिटरमाइन करना है सीरीज इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस. कन्वर्जेस और diverges. If it converges, find the sum. Find the sum. Solution. Okay, let S1 is equal to 1, S2 ले लें 1 minus 1 0, S3 ले लें 1 minus 1 plus 1 1 आ जाएगा, S4
सो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0 सो ऑन। इस तरह आपके सम आते जाएंगे। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बनेगी, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ partial sums, sequence of partial sums, sequence of partial sums क्या बनेगी, पहली टर्म क्या होती है s1 क्या 1, दूसरी टर्म क्या है s2 0, तीसरी s3 क्या 1, चौथी टर्म क्या है 0। तो आपके पास इस तरह की टर्म आती जाएंगी ऑलरेडी 1 0 1 0 पार्शियल सम्स की, ठीक है। तो इस तरह की टर्म सीक्वेंस में बनेगी। तो अब देखें सीक्वेंस की जो है एक टर्म, पहली टर्म 1 है, दूसरी 0 है, तीसरी 1 है, चौथी 0 है। तो ये क्या हो रही है, ये किसी पॉइंट की तरफ नहीं जा रही, कन्वर्ज नहीं हो रही, तो डाइवर्जिंग हो रही है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स sums is divergent. So this implies the infinite series is सो द इन्फिनिट सीरीज डाइवर्जेंट। देखिए हमने पार्शियल सम से, हमने सीक्वेंस के पार्शियल सम लिए, वहाँ से देखा कि सीरीज सीक्वेंस जो डाइवर्जेंट है, तो हम सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो तो हम कह सकते हैं जो इन्फिनिट सीरीज है दैट इज आल्सो डाइवर्जेंट। नाउ वी कम टू द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज इज वेरी वेल नोन, आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज किस तरह होती है। इफ द इनिशियल टर्म of the series is A and each term is obtained by multiplying the preceding term by R, then the series has the form summation k from 0 to infinity a r power k is equal to a plus ar square plus so on ar power k plus so on, with where a naught is equal to 0, a naught equal to 0. Such series are called geometric series. And the number are
and the number R is called constant ratio for the series. Examples: so 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus so on 2 raised power k plus so on. अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म जो है a, फर्स्ट टर्म is a is equal to 1 and second term is ar is equal to 2. ar is equal to 2, this is second term. What will be the r? इन दोनों की रेशियो ले लें. So ar divided by a, that will give us r. So this is equal to ar is 2 over 1, so r is equal to 2. So r is 2 in this case. अब देखिए 2 को पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आती जाएगी, ठीक है. 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा. तो हमारे पास ये जो r है 2 बन गया. इसमें ये कांस्टेंट रेशियो है. ओके, वन मोर एग्जांपल, 3/10 प्लस 3/10 स्क्वायर प्लस 3/10 क्यूब प्लस so on 3 over 10 की पावर k plus so on. So this is our infinite geometric series. अब a देखें, a क्या हो जाएगा 3/10 और ar क्या होगा, ar है 3 दूसरी टर्म जो होगी स्क्वायर. r कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें. सो r इज इक्वल टू 3/10 स्क्वायर ओवर 3/10. सिंप्लीफाई करें, 3 से कट जाएगा और एक 10 स्क्वायर एक 10 है तो एक पावर 10 खत्म हो जाएगी तो 1/10 आ जाएगा. तो r आपका 1/10 बन गया इसमें, इस सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज में. अब ज्योमेट्रिक सीरीज भी दूसरी सीरीज की तरह कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी, ठीक है. हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट लेते हैं, कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करेगी, ठीक है. दैट डिपेंड्स अपॉन द आर, द कांस्टेंट रेशियो. तो कांस्टेंट रेशियो पे अगर हम उसी से देख सकते हैं, कांस्टेंट रेशियो को देखते हुए हम बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है. सो ए ज्योमेट्रिक सीरीज converges if mod of r less than 1. If the constant ratio is less than 1, then the geometric series converges. And diverges if mod of r greater or equal to 1. अब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बाद सीरीज का सम जो है इन्फिनिट सीरीज है, इस सीरीज का जो सम होगा वो दैट इज रिटन इन दिस फॉर्म. इफ द सीरीज converges then the sum is summation k varies from 1 to infinity ar power k is equal to a over 1 minus r. So this will be the sum of the geometric series if it is convergent. For divergent we know that the series have no sum. Now let us take one example of geometric series. Example, consider the series
summation k varies from 0 to infinity 5 raised to power 4 k is equal to 5 plus 5 by 4 5 by 4 square plus so on plus 5 over 4k and plus so on। ये सीरीज है। यहाँ पे एक आप इस सीरीज को बताना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है, ये चेक करना है। आप ए देखें, आपके पास 5 हो गया, आर किसके इक्वल है, सो आर इज इक्वल टू, हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म की रेशियो आर बताती है, ठीक है। तो 5 by 4 को 5 से डिवाइड करें, पहले दोनों को ले लें, तो 5 by 4 को 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1 by 4 आ जाएगी। पहले दोनों टर्म को डिवाइड करके चेक कर लें, 1 by 4 बनता है। तो इसका मॉड ले लें, और मॉड क्या होता है, यानी इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। 1 by 4 1 by 4 क्या लेस देन 1 है, 1 by 4 लेस देन 1, सो द सीरीज इज convergent. This implies series is convergent. अब इसका सम फाइंड करना है, कन्वर्जेंट है। सम के लिए फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला है एस, सम का फार्मूला होता है ए ओवर 1 माइनस आर। ए भी पता है, आर भी पता है, तो फाइंड कर सकते हैं सम। वैल्यूज पुट कर दें, ए क्या 5 है, सो एस इज इक्वल टू 5 ओवर 1 माइनस 1 बाई 4। आप नीचे वाले का एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस 1 बाई 4 क्या हो जाएगा, 3 बाई 4। 4 को मैं ऊपर ले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस आ जाएगा 20 ओवर 3। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 20 ओवर 3। Let's one more example. One example of telescoping sums। हम देखें टेलीस्कोपिंग सम्स की बात करेंगे आप इस एग्जांपल में। तो टेलीस्कोपिंग सम्स के आप देखेंगे इसमें कि किस तरह का, डिटरमिन whether the series summation k varies from 1 to infinity 1 over k into k plus 1 is equal to 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 plus so on। or diverges if it converges find the sum, solution। the nth partial sum of the series। अब देखिए हम जो एन डिनोट करेंगे nth partial sums को, the nth partial sum of the series Sn is equal to summation k varies from 1 to n 1 over k into k plus 1, this is equal to 1 to 2, 1 over 2 into 3 and plus so on, plus 1 over n into n plus 1। ये थी इसकी लास्ट टर्म जो nth टर्म बनती है। अब इसको जो हमने Sn किया, ये पार्शियल nth पार्शियल सम ऑफ द दिस इन्फिनिट सीरीज। सो हम इसको देखें, अब इसको हम जो है इस सम को रीराइट करते हैं, रीराइटिंग
एस एन इन क्लोज फॉर्म सो हमारा जो है ये इस क्लोज जो समेशन के अंदर था 1/k इंटू k प्लस 1। इसको देखें हम इसको रीराइट कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसको हम लिख सकते हैं कि 1/k माइनस 1/k प्लस 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से लिखा हुआ है, ये पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन से आप वेरीफाई कीजिएगा कि यही बनता यही आपने वेरीफाई करना है इसको। तो ये इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको समेशन जो एस एन क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या बनेगा k वाइज फ्रॉम 1 to n, तो 1/k माइनस 1/k प्लस 1। हम इस तरह का अब जो 1/k इंटू k प्लस 1 को उसको रिप्लेस करते हैं इससे। अब इसको देखें ओपन करेंगे तो क्या लिखें इसको, अगर इस सीरीज़ को ओपन करके लिखें तो हमारे पास बनेगा, अगर 1 देंगे 1/1 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो पहले अगर 1 रखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस n2 रखेंगे तो आ जाएगा, इसकी जगह रखेंगे k की जगह 2 तो 1/2 माइनस 1/k प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो 1/3 प्लस अब k3 रखेंगे तो 1/3 पहली टर्म माइनस 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, k जगह 3 रखेंगे तो 1/4। तो हमारे पास इस तरह की टर्म आती जाएंगी। हम सॉल्व करते हैं और हम आखिरी टर्म देखते हैं। देखिए आखिरी जो टर्म है, एक तो n-1 रखें, आखिरी टर्म n है, n-1 रखेंगे तो ये आ जाएगा जी। आखिरी टर्म जो है, आखिरी टर्म हमने रखनी है nth टर्म जो है, k की जगह n पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब आप देखें हम इनको रीअरेंज करते हैं सबको। ये जो पहले जो 1 को जो फर्स्ट में ब्रैकेट में 1 है उसको अलग कर देंगे और -1/2 और दूसरी ब्रैकेट में +1/2 दोनों को इकट्ठा कर देंगे। फिर उस ब्रैकेट में देखिए -1/3 है और उससे अगली ब्रैकेट में +1/3 है, उनको दोनों को इकट्ठा कर देंगे। इस तरह हम जो एक जैसी टर्म है और लेकिन उनके साथ एक के साथ प्लस आता है एक के साथ माइनस आता है उनको इकट्ठा कर देंगे। अब अगर आखिरी टर्म देखी जाए 1/n, तो क्या 1/n है तो इससे जो पिछली टर्म होगी वहाँ भी एक टर्म होगी ना जहाँ पे -1/n होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर देखें सेकंड टर्म में 1/2 है प्लस, तो इससे पिछली टर्म में -1/2 है। इस तरह अगर देखें ये +1/3 तो इससे पिछली टर्म में -1/3 है। इस तरह ये आखिरी टर्म में 1/n है जो इससे पिछली टर्म में -1/n होगा। तो हम इसको फिर यहाँ लिखा नहीं है उस टर्म को, सारी तो हम नहीं लिख सकते, तो हमने इधर -1/n अंडरस्टूड है कि एक होगी टर्म इधर, ठीक है। तो हम इनको रीअरेंज करते हैं, जो प्लस और माइनस वाली टर्म्स हैं और उनको एक जैसे इनको हम इकट्ठा ब्रैकेट में करते हैं और बाकी को सेपरेट कर देते हैं। सो एस एन विल बी इक्वल टू 1 प्लस -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन। अब प्लस हो जाएगा एक -1/n प्लस 1/n, आखिरी टर्म में -1/n प्लस 1। अब ब्रैकेट वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास एस एन क्या बचेगा, एस एन बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब n टेंस टू जब इन्फिनिटी करेंगे सम क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप समेशन सिग्मा k वैल्यू फ्रॉम 1 to infinity 1/k into k plus 1 is equal to limit n approaches to plus infinity of Sn, this is equal to
लिमिट n approaches to plus infinity of 1 minus 1 over n plus 1. So this is equal to, अब जगह लिमिट आप ले लें n 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 दिस इक्वल टू 1. तो इसका सम आ गया सीरीज़ का 1, और इसका मतलब है दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द टेलीस्कोपिक सम. इसको कहते हैं टेलीस्कोपिक सम कहते हैं. द लास्ट इज द हार्मोनिक सीरीज. This is one of the most important of all diverging series. Is the harmonic series. And it is of the form summation k varies from 1 to infinity 1 over k is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus so on. So this is the actually the harmonic series, which is a diverging series. So we are not giving the proof of this one that how it diverges, लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो सीरीज़ आएगी इसके रिजल्ट को यूज़ करने के लिए जब कभी ज़रूरत पड़ी तो ऐसी सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट होगी हमेशा. तो प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो हम नहीं करेंगे या देख लेंगे. आपको बुक के अंदर पढ़ा हुआ है प्रूफ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें इसने पार्शियल सम से लेके इसको प्रूफ करने की कोशिश की है कि दिस इज डाइवर्जिंग. तो आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं हार्मोनिक सीरीज़ के ऊपर. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इन्फिनिट सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे. तो इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.